कोंटा तक दक्षिण में रामवन गमन पथ को चरण चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा, एक जो ये नदी बहती हुई आप देख रहे हैं मध्य भाग में, बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन केवल हमने इस नदी को यहाँ इसलिए डाला है कि जो छत्तीसगढ़ नाम जिसके बारे में हम चर्चा भी किए, वहाँ जो 36 गढ़ों का जिक्र आता है, उनकी पूरी सूची मिलती है गेजेटियर में। उनमें ये 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में। ये मध्य मैदानी भाग जो छत्तीसगढ़ का है, इसी में सभी गढ़ जो है मृतिका गढ़, मड फोर्ट जिनको कहते हैं, वो लोकेटेड है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है। उत्तर का जो पोर्शन है सरगुजा है और नीचे का जो है वो दंडकारण्य है। सबसे पहले जो है दक्षिण कोसल और इसका बस्तर का जो जिक्र आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, अगर किसी अभिलेख में आता है तो कोसल महेंद्र महाकांतारक व्याघ्रराज समुद्रगुप्त ने जब दक्षिणापथ अभियान किया तो उस समय दक्षिणापथ के इन 2 राज्यों को उसने जो विजिट किया तो उसने 18 राज्यों का था, उसमें इन 2 राज्यों का भी हमको जिक्र मिलता है। छोटे छोटे इफिजी के थ्रू हम लोगों ने जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मॉन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया है। इसमें ये देखिए, ये बड़ी यूनिक स्कल्पचर है जो वहाँ रेप्लिका इसकी प्रदर्शित की हुई है। आइए वहीं से अपने उससे बात करते हैं। की प्रतिमा के रूप में हम इसको पहचानते हैं और यहाँ से बिलासपुर जब हम जाते हैं, रायपुर से बिलासपुर, तो बैतलपुर के आगे सरगांव के पास दाहिने साइड में 3-4 किलोमीटर अंदर अमेरी कापा गांव है। वहाँ पे छत्तीसगढ़ में मंदिर स्थापत्य के सबसे पुराने जो उदाहरण मिले हैं जेठानी और जेठानी मंदिर, तो वहाँ पे ये जेठानी मंदिर के द्वार पे प्राप्त हुई थी 1873 के आसपास। रायपुर सर, राहुल सिंह सर, इन लोगों ने इस स्थल को मलबा सफाई के द्वारा उद्घाटित किया था। तो ये मूर्ति जो है औंधे पड़ी हुई थी। जब उस साइड पे मलबा सफाई किया गया और देखा गया कि ये मूर्ति है, फिर इसको सीधा खड़ा किया गया और ओरिजिनल जो स्कल्पचर है वो इन सीटू वहीं पे मॉन्यूमेंट पे ही है। ये उसकी रेप्लिका है, सेम साइज की रेप्लिका है। अब इसमें देखिए कि आप सभी जानते हैं, अगर पुरातत्व में जो हम प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा शास्त्र पढ़ते हैं, मूर्तियों का निर्माण जो होता है वो किसी न किसी शिल्प परंपरा के अनुसार होता है। प्रतिमा विधान, प्रतिमा लक्षण की पूरी जानकारी पुराणों में, मानसार में, मत्तम और जो दूसरे शिल्प ग्रंथों हैं उनमें उनका निर्देश मिलता है कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, स्थानक होनी चाहिए, आसनक होनी चाहिए, शयन मुद्रा में होनी चाहिए, कितने हाथ होंगे, हाथों में कौन कौन से आयुध होंगे, इन सब का पूरा विवरण मिलता है, जिसके आधार पर शिल्पी जो है किसी मूर्ति का निर्माण करते थे। परंतु ये जो मूर्ति है इसका कोई शिल्प विधान किसी भी ग्रंथ में नहीं पाता है। इसीलिए जो भारतीय कला के अध्ययनकर्ता विद्वान हैं उसको इस मूर्ति को रिडल ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी कहते हैं। मतलब ये अभी भी मूर्ति विज्ञान की एक पहेली है जिसको हम नहीं सुलझा पाए हैं। अब इसके प्रतिमा लक्षणों को देखिए तो सबसे ऊपर में जो इनका मुकुट है वो स्नैक कॉइल से बना हुआ है और दोनों तरफ स्नैक हुड जो है शोल्डर के पीछे डिपिक्ट किए गए हैं। एक बड़ा गिरगिट वो माथे पे देखिए तिलक का निशान बन रहा है। उसके पीछे पिछली जो पैर हैं, पंजे जो हैं वो भौंक का निर्माण कर रहे हैं और आगे के दोनों पंजे और सिर मिलकर के नासिकाग्र बना रहे हैं। उसके ठीक नीचे देखिए, आँख के ठीक नीचे 2 मीन युगल जो मत्स्य युगल हैं ये मिलकर के मूछें बना रहे हैं और लोअर लिप्स और खुड्डी जो है वो किससे बन रहा है। और जो आँख है, आँखों पे गौर करिए, आँख किस चीज़ का बना है, मेढक। जो टॉर मेंढक होता है ना, टॉर बरसाती मेंढक, उसका खुला हुआ मुंह है। देखिए जो मेंढक होता है उसकी जीभ बहुत लंबी होती है और अपने शिकार को पकड़ के ऐसे लिपट के जब वापस आता है तो गोल है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए मेंढक की जो आँखें हैं ये खुला हुआ मुँह है, जिसके अंदर उसका जो लिपटा हुआ जीभ है वो आँखों का जो गोलक है पुतली उसका निर्माण करता है। फिर कानों में देखिए, कानों में मयूर है, मयूर
गले में जो हार है वो भी सर्प का है, और ये जो बाँह है भुजा है, भुजाओं में जो है मकर है। फिर उसके बाद वक्ष स्थल में और इधर भाग में ये मानव मुख का संयोजन है, तीनों में मूछ बने हुए हैं, है ना। तो आप मानिए कि ये पुरुष की मुखाकृति है। उसके बाद जंघा प्रदेश में आप देखते हैं 4 मुख और बने हैं, लेकिन इनकी जो बनावट है मुखाकृति है, इससे लगता है कि ये स्त्री मुख है। और सबसे नीचे घुटने में ये सिंह है। तो इस पूरे मूर्ति को आप देखते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर हम बोल रहे ये जो इसका शीर्षनख है, इसका जो लिंग है, ये कछुए का बाहर निकला हुआ मुंह है ना। और ये जो इसके गोलक है ये बेल घंटी। तो इस पूरे को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि बनाने वाला आखिर क्या सोच के बना रहा है। इसमें आपको जल में चलने वाले जीव, जलचर, थलचर, नभचर सभी का डिपिक्शन है, माने प्रकृति का डिपिक्शन है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और इंसान, इन दोनों का आपस में समन्वय होना सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बारे में इसकी व्याख्या अंतिम रूप से अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऊर्ध्वलिंग होना, सांप का एसोसिएशन और जो स्नेक कॉइल है वो जटामुकुट के रूप में प्रकटित होना, इन सब के आधार पे इसको शिव का ही एक स्वरूप माना गया है। और यहाँ रौद्र रूप में प्रदर्शित होने के कारण रुद्र शिव ऐसा नाम विधान विद्वानों के द्वारा सुझाया गया है। बहुत से लोगों ने इस पे काम किया, कुछ लोगों ने मीन युगल, केकड़े, मयूर, पिकॉक, इनके आधार पे राशि पुरुष भी बतलाने की चेष्टा की है। कुछ लोगों ने इसको तंत्र उपासना से जोड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इसको यक्ष की तो आइकनोग्राफी है ही, जो यक्ष परंपरा चल रही थी। और कुछ लोगों ने इसको हठ योग से भी जोड़ने की कोशिश की है। तो बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इस मूर्ति को देखने का प्रयास किया है। खास बात यह है कि इस मूर्ति को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, मतलब प्रतिमा लक्षण की दृष्टि से ये किसकी प्रतिमा है ये कहने के लिए हमारे पास कोई साहित्यिक प्रमाण अभी भी नहीं मिले हैं, और ये बहुत रेयर है। इस प्रकार की दूसरी कृति नहीं बनी। विष्णु की सैकड़ों मूर्तियाँ उत्तर भारत से दक्षिण भारत मिलेंगी, शिव की, कार्तिकेय की, देवियों की, लेकिन ऐसी दूसरी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। ये इसकी खासियत है, दुर्लभ है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 63 स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं और 45 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं। उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मॉन्यूमेंट्स को जो है यहाँ पे फोटोग्राफ्स के माध्यम से डिस्प्ले किया गया है। इनको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पहले स्थान पे जो हिस्सा आप देख रहे हैं रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। सरगुजा में रामगढ़ पे जो सीता बिंगरा गुफा है उसका है। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं इष्टिका निर्मित मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर शेखपुर, ये पाली कोरबा जिले में है। बाणवंशी शासकों के समय का मंदिर, 9वीं शताब्दी का। ये डीपाडी है, यहाँ पे भी रायकुआ सर, राहुल सिंह सर लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया। डीपाडी, महेशपुर जो अपने सरगुजा क्षेत्र के सोमवंशी और जो त्रिपुरी कल्तुरी के समय के जो शिल्प और स्थापन हैं उनको प्रकाश में लाया है। फिर आपका बस्तर में नारायण विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर है जो बहुत खूबसूरत है। जांजगीर चांपा में जादू बना ये देखिए, ये जो अपने पूरे वैभव में अपने पूरे सुरक्षित शिल्प के साथ मौजूद है। अभी बीएचएस है कौन सा म्यूजियम विभाग म्यूजियोलॉजी क्या हुआ? आप कौन से डिपार्टमेंट में? में आर्कियोलॉजी में क्या? किसके अंदर में? वो राफेल सके मैं कभी गया नहीं वैसे। एक्सकवेशन के हैं इसलिए इसको सिरपुर दीर्घा भी नाम दिया गया है। थोड़े से स्टोन जो
यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। आप देखिए, जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ साथ में रॉक पेंटिंग्स भी खूब मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। खास करके जो हमारा उत्तर में आप देखेंगे तो रायगढ़ वाला जो एरिया है और दक्षिण में कांकेर वाला जो एरिया है, ये बहुत रिच है रॉक पेंटिंग्स के बारे में। और अभी नए एक्सप्लोरेशन में और भी कई जगह, इधर प्लेन में अगर आप देखें तो महासमुंद जिले में, बालोद जिले में भी रॉक पेंटिंग्स अभी प्रकाश में आए हैं। बाद में जो कॉपर वुड कल्चर की बात हम करते हैं, लगभग 6000 साल पहले जब पत्थर को रिप्लेस किया मेटल में। पहले हम पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर थे, पत्थर के ही औजार बनाते थे, चाहे शिकार करना हो, चाहे जंगल से कंदमूल निकालना हो, तो स्टोन टूल्स का उपयोग करते थे। जब मेटल आया तो मेटल ने धीरे धीरे उस स्टोन को डोमिनेट करना शुरू किया और हमारी निर्भरता इन पे बनने लगी। पास में, छत्तीसगढ़ के पास में जो बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ बुल्गारिया से बहुत बड़ा कॉपर गोल्ड मिला था, आप सभी ने पढ़ा है। तो इनमें से कुछ स्पेसिमेन उसी गोल्ड के हैं जो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं और कुछ रेप्लिकास हैं। ये आप देख रहे हैं जो एक एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर बना हुआ है, ये इंटेक्ट का लोगो है। यस सर। कल्चरल हेरिटेज उसका लोगो है। ये भी उसी कॉपर गोल्ड एज कल्चर का है। और इसको देख करके आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे एक आकृति जो है वो बन रही है, देवता का स्वरूप बन रहा है। मतलब अनुष्ठान कहीं न कहीं लोगों के जीवन से जुड़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये चांदनी कल्चर के कुछ पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स ये यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जो इसी क्षेत्र से नहीं है, म्यूजियम में, मतलब छत्तीसगढ़ के ही नहीं है, बाहर की चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। 1953-56 के बीच में जो एक्सकवेशन हुआ था सेपुर में डॉक्टर M.G. दीक्षित के समय, उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। ध्यान रखिए, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य क्या मध्य प्रदेश राज्य भी नहीं बना था। 1953 में, 56 में मध्य प्रदेश राज्य बना। तो उसके पहले पंडित रविशंकर शुक्ल दिखाई दे रहे हैं फोटो में, जो CPN बरार के चीफ मिनिस्टर थे। और ये बौद्ध धर्म में जो गॉड ऑफ विजडम माने जाते हैं, मंजूश्री की धातु की मूर्ति का फोटो यहाँ लगा हुआ है। ये ओरिजिनल मूर्ति भी हमारे पास है, लेकिन उसको सुरक्षा के कारणों से हमने डिस्प्ले में नहीं रखा है। अभी 31 जुलाई को मैडम प्रेसिडेंट यहाँ आई थी, तो उस समय हमने वो रिजर्व कलेक्शन डिस्प्ले किया था। बहुत सी धातु की मूर्तियाँ सिरपुर से मिली हैं। सिरपुर में 1939 में 60 धातु की मूर्तियाँ मिली थी और 2008 में 79 ब्रॉन्ज स्कल्पचर का होल्ड मिला था। तो काफ़ी मेटलिक उसमें आप देखें तो काफ़ी रिच रहा हमारा जो साउथ पोर्शन है। और यहाँ के जो ब्रॉन्जेस मिले हैं, उन ब्रॉन्जेस को आप नालंदा से भी, नालंदा में जो एक्सकवेशन हुआ है वहाँ से जो फीचर मिल रहे हैं बुद्धिज़्म के मोनास्ट्रीज या स्कल्पचर, वैसे ही हमारे यहाँ भी मिल रहे हैं। पसेवा करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ की ये टेराकोटा फिगरिंग्स हैं जो ब्रिक्स में बने हुए हैं। फिर ये सिरपुर के जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर हैं वो यहाँ डिस्प्ले किए हैं। ये देखिए, ये जो हैंड पोजेस है, हैंड पोजेस जो है बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना देते हैं। ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, ये इस बात का प्रतीक है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया, तो वो जो व्याख्यान मुद्रा की स्थिति है वही धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के रूप में शिल्प में आया। ध्यान दीजिएगा, मगध शैली में जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं अधिकांशतः समाधि मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में मिलती है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने बोध गया में समाधि किया, ध्यान किया, इसीलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बनारस गए, श्रावस्ती में उन्होंने 5 शिष्यों को, सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जो शिल्प में धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के रूप में अंकित है। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, बहुत सारी मिलती हैं, बहुत जगहों से मिलती हैं। और सिरपुर से तो सैकड़ों मिली हैं, धातु की, टेराकोटा की, स्टोन की।
और जानते हैं सबसे ज़्यादा जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं छत्तीसगढ़ से वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में वो पद्मासन में होते हैं, उनका बायां हाथ गोद में होता है और दाहिना हाथ जो घुटने पे टिका होता है उसकी एक उंगली से वो अर्थ को टच करते हैं, भूमि को स्पर्श करते हैं, इसीलिए उसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। अब आप इसका एसोसिएशन इस तरीके से समझिए कि बोध गया में ध्यान किया तो वहाँ ध्यान मुद्रा की मूर्ति ज़्यादा मिलती है। सारनाथ की कला में के धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्तियाँ ज़्यादा होती हैं। होता क्या है, शिल्प में जो परंपरा में बातें आ रही हैं वही शिल्प में आती हैं। समसामयिक घटनाओं का ही शिल्प में प्रतिरूपण होता है। सारनाथ में क्यों धर्म चक्र प्रवर्तन ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि वहाँ उन्होंने दिया था प्रवचन। ये बात जनमानस में थी, शिल्पियों के रूप में मिला। मगध में क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ उन्होंने ध्यान किया था। छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति मिल रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका कारण ये सोचा कि वहाँ पे उन्होंने जब ध्यान किया, ध्यान की प्राप्ति हुई, तो ये इंडिकेट करता है कि ये धरती इस बात की साक्षी है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति तो गया में हो रही है, लेकिन हम हैं अभी दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ में। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के मूर्ति शिल्प में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। इस धरती से उस घटना का क्या संबंध है? क्या बुद्ध यहाँ आए थे? क्या बुद्ध ने यहाँ सर, दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल के बीच में राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा था, तब महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे और युद्ध को बंद करवाए थे। तो 3 माह वो यहाँ रहे, तो उसका साक्षी मान के मतलब ये लोग राजा लोग बंद किए होंगे, तभी ये हुआ होगा। आपने कहा बुद्ध आए थे, ये जानकारी कहाँ मिली है जो आप कह रहे हैं? सर, एक अवदान शतक एक बहुत लेट लिटरेचर है, लेकिन अवदान शतक ये सूचना देता है कि उत्तर कौशल के राजा प्रसेनजीत और दक्षिण कौशल के राजा के बीच में जब युद्ध की स्थिति निर्मित हुई तो सुलह कराने महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे। लेकिन दक्षिण कौशल में वो कहाँ आए थे? सिरपुर आए थे, रायपुर आए थे, बिलासपुर आए थे, ये नहीं पता। उस समय दक्षिण कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजीत का संस्कारी, ये भी नहीं पता। ये अवदान शतक हमको नहीं पता। लेकिन अवदान शतक में जो बात लिखी गई है उसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ की कला में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियाँ क्यों ज़्यादा मिल रही हैं? कोई ना कोई एक ट्रेडिशन को इंडिकेट कर रही है। तो ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है दरअसल मार विजय की घटना को इंडिकेट करती है। मार विजय बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात जब उन्होंने अपने सारे डिजायर मटेरियल लाइफ के भौतिक जीवन की समस्त इच्छाओं का जब त्याग किया तो अपनी इस उपलब्धि का मार के ऊपर विजय, मार मतलब तृष्णा, काम, वासना, जो भी डिजायर है, उस डिजायर को जब उन्होंने ओवरकम किया, उसके ऊपर जीत हासिल की, तो उसकी साक्षी उन्होंने धरती को माना। तो ये जो घटना है मार विजय की घटना, वही इंडिकेट करता है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिस मुद्रा की मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ में बहुत मिलती हैं। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, दावा नहीं है, लेकिन जो अवदान शतक कहता है और जो यहाँ शिल्प में मिलता है, तो ये दोनों बातें इस बात का समर्थन कर रही हैं कि संभवतः ये मार विजय की घटना जो है बुद्ध के काल में दक्षिण कौशल में आने का संकेत भी मिलता है। ये देखिए ब्रिज जो सिरपुर में मिलते हैं, सिरपुर से मिली है, ये आप देख रहे हैं ना, ये बौद्ध बीज मंत्र होता है। ये धर्मा है तो प्रभु हिंदू के शांत तथागत ये मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, सब अभिलिखित हैं। कहाँ लिखे हैं इसमें मंत्र? इसमें लिखो। जो छत्तीसगढ़ के मूर्ति कला को आप यहाँ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि आपको एक चीज़ बताएं, ये संग्रहालय जो है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय है। बाहर से जो मित्र आए हैं वो जरूर सुनिए इस बात को। ये जो हमारा संग्रहालय है
ये न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारतवर्ष के 10 सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मतलब अभी 2025 में 150 साल पूरे होने वाले हैं। और जो ये बिल्डिंग है ये 70 साल पुरानी है। 1953 में म्यूजियम यहाँ शिफ्ट हुआ। इसके पहले यहाँ से करीब आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा एक ब्रिटिश पीरियड की औपनिवेशिक शैली में ब्रिटिश क्राउन देखा है आपने, विक्टोरिया जो पहनती है, ब्रिटिश उस क्राउन के शेप में एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसको अजायब घर के नाम से जानते हैं। तो पहले जो है हमारा संग्रहालय वहीं स्टैब्लिश हुआ और राजनांदगांव के जो चीफ थे महंत घासीदास, वहाँ के राजा थे, उन्होंने वो म्यूजियम इस्टेब्लिश किया, इसलिए म्यूजियम का नाम उनके नाम पर पड़ा हुआ है। 1953 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। उस समय सीपी एंड बरार, 1953 मतलब मध्य प्रदेश नहीं बना था, सीपी एंड बरार था। तो उस समय सीपी एंड बरार के चीफ मिनिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ये सब यहाँ पे उपस्थित थे। और अभी 31 जुलाई अभी मतलब 5-6 महीने हो रहे हैं, मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ आई थी। उन्होंने 20 मिनट इसका किनारे देखा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो हमारा कार्यकलाई है, त्रिपुरी कल्चरी का एक बहुत बड़ा साइट है मध्य प्रदेश में, वहाँ की भी मूर्तियाँ यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसमें बौद्ध, जैन के साथ साथ जो 5 फोल्ड हिंदू सेक्ट कहते हैं, शैव, वैष्णव, शौर, शाक्त, गणपति, उन सभी देवी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये जो विष्णु की चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति है, ये रतनपुर मतलब जो कल्चरियों की राजधानी हुआ है, जो रतनपुर की कल्चरी का जो ब्रांच यहाँ था रूल कर रहा था, रतनपुर उनकी कैपिटल थी। तो उनके समय का ये विष्णु का मूर्ति है। अब मूर्ति कला में जब आप जाते हैं, किसी मूर्ति का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे? आसन, मुद्रा, आयु, वाहन। अब यहाँ देखिए शिव चतुर्भुजी है ना, सॉरी विष्णु चतुर्भुजी हैं, चक्र है, गदा है, 2 हाथ खंडित हैं। तो पद्म और शंख ये 2 स्थान बचते हैं इनके लिए, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये विष्णु के आयुध हैं। अब यहाँ पे इनके पाद पीठ के नीचे देखिए तो दोनों हाथों में कमल लिए हुए श्रीदेवी लक्ष्मी का अंकन है। इधर से सेवक सेविकाएं हैं, दिख रहे हैं ना, अटेंडेंट। अब यहाँ इसके बैक रेस्ट में देखिए विष्णु के दशावतार ये अंकित हैं, दिख रहे हैं, मत्स्य है, वराह है, सिंह है, वामन है, फिर इधर राम है, परशुराम है, लक्ष्मण के बलराम हैं और बुद्ध हैं, और सबसे नीचे ये घोड़े पे सवार तो इनका भी अंकन यहाँ साथ ही साथ मिलता है। सबसे नीचे पंक्ति का अभिलेख है जिसमें 5 व्यक्तियों के नाम हैं, देवों और उनके 4 भाइयों के नाम इसमें मिलते हैं। तो साथ में ये देखिए आजू बाजू में ये जो मूर्तियाँ हैं चमड़ धारणी है ना, इनका अंकन मिलता है। विष्णु की एक दूसरी मूर्ति यहाँ पे है जो मस्तरी से यहाँ पे देखिए विष्णु के पोस्चर में है, शयन मुद्रा में। और शयन कहाँ करते हैं विष्णु? शेष शैया, शेष नागों की शैया है और ये क्षीर सागर है। अब कला में हम सागर को कैसे दिखाएंगे, समुद्र को कला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए सिंबोलिज्म का सहारा लिया जाता है। ये जो आप मरमेड कहते हैं, जल परी, जल परी का डिपिक्शन देखिए कितना पुराना हमारे कला में हो रहा है। लोअर बॉडी जो है वो एक्वेटिक एनिमल फिश का है और अपर बॉडी जो है ह्यूमन है। तो ये जो मरमेड का कंसेप्ट है वो लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जल परियाँ जो हैं वो बहुत प्राचीन काल से शिल्प में इसका अंकन होता है। ये पद्मनाभ हैं, जी सर, के नाभि से कमल निकला है, ऊपर ब्रह्मा बैठे हैं। यहाँ भी आपको दशावतार का अंकन मिलता है। सबसे नीचे जो है नवग्रहों का डिपिक्शन है। यहाँ इनके आगे बहुत स्पष्ट है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और यहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी हैं। आमतौर पे आप लोगों को ये फॉल्स इंप्रेशन जाएगा कि एक स्त्री को पुरुष के चरणों में दिखाया गया,
क्या स्त्री इतनी कमतर आंकी जाती थी कि उसका पैर हमेशा पुरुष के चरणों में होना चाहिए? नहीं। शिव किसको रिप्रेजेंट विष्णु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विष्णु। जब भी आप मूर्तियों को देखें तो मूर्तियों का दर्शन और अध्यात्म उस दृष्टिकोण से आंकना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण से मूर्तियों का मूल्यांकन नहीं होता। तो विष्णु किसके प्रतीक हैं? अध्यात्म। और लक्ष्मी किसकी प्रतीक है? वैभव की। तो हमेशा वैभव, धन, संपदा, उन्नति ये किसके चरणों पे होती है? अध्यात्म। है ना। तो यहाँ पे ये दोनों मानुषी रूप में होते हुए भी एक आध्यात्मिक संदेश देते हैं। हमेशा हमको अपने जीवन में भी जो सुख और उन्नति है उसको नीचे रखना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति को ऊपर रखना चाहिए। ये हमको संदेश देता है। इनका जो वाहन है गरुड़, यहाँ ह्यूमन फॉर्म में, पर्सनिफाइड फॉर्म में देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। अम्बा, अंबिका, सारिथी, ये जो मदर गॉडेस हैं ये सभी रिलीजन में होती है। यहाँ पे ये जैन यक्षी है। अम्बिका, अम्बरा या अम्बिका, इनके साथ ये मैंगो ट्रीट होता है और इनके दो पुत्र साथ में डिपिक्ट किए जाते हैं। ऊपर देखिए ध्यान बुद्धिका मूर्ति और फिर मैंगो ट्री का डिपिक्शन है। तो मैंगो ट्री का डिपिक्शन इनका कॉग्निजेंस मार्क है। हम पहचान सकते हैं कि ये जैन यक्षी है। ऐसे ही बच्चा गोद में लिए हुए बौद्ध धर्म में भी मूर्ति मिलती है जिसको हम भारती कहते हैं, है ना। हिंदू धर्म में अम्बा, अंबिका कहते हैं। तो मदर गॉडेस का जो कंसेप्ट है वो सभी रिलीजन में मिलता है। अभी हमने जैन यहाँ देखा आरंग में जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। देखिए ये जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ, ये आदिनाथ की प्रतिमा है और इनका जो लांछन है वो ऋषभ है, इसीलिए इनको ऋषभनाथ भी कहा जाता है। इनको पहचानने का जो दूसरा लक्षण है वो है कि पूरे 24 तीर्थंकरों में अकेले आदिनाथ ऐसे हैं जिनके जो कर्ली हेयर्स हैं वो यहाँ शोल्डर तक दिखाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। देखिए तो आदिनाथ का ये दो कॉग्निजेंस मार्क का ध्यान रखिएगा। एक तो इनका लांछन ऋषभ होता है और दूसरा इनके जटाएं जो है वो कंधे तक झुकती हुई प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए पार्श्वनाथ है, 23वें तीर्थंकर। कॉग्निजेंस मार्क नहीं है तो हम नॉर्मली ऐसी मूर्तियों को तीर्थंकर कह देते हैं कि हम सरस्वती कल्याण सुंदर शिव और पार्वती के विवाह का जो दृश्य है वो अंकित है। ब्रह्मा वहाँ पुरोहित हैं, अग्नि जल रही है, शिव और पार्वती का पानी ग्रहण हो रहा है ना। वैसे ही देखिए उमा महेश्वर की मूर्ति होगा। उमा महेश्वर की मूर्ति देखिए, मूर्तियों में रिलीजन तो है ही, धर्म तो है ही, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी मूर्तियों में कैसे दर्शाया जाता है इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उमा महेश्वर की मूर्ति उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी जगह मिलेगी, लेकिन सोसाइटी क्या है? उत्तर भारत में पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज, वहाँ पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना गया। दक्षिण भारत में मातृसत्तात्मक समाज है, वहाँ महिला को पुरुष से श्रेष्ठ माना गया। ये बात कला में आती है। नॉर्थ इंडिया में आप जाइए तो शिव चतुर्भुजी होंगे, विष्णु चतुर्भुजी होंगे, पार्वती द्विभुजी होंगी या श्री देवी लक्ष्मी द्विभुजी होंगी। उत्तर दक्षिण भारत में जाइए ठीक उल्टा, देवी चतुर्भुजी है और देवता द्विभुजी है। लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं? सेंट्रल छत्तीसगढ़ माने सेंटर में, सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे आप देखिए, अगर शिव द्विभुजी है तो पार्वती भी द्विभुजी होगी, शिव चतुर्भुजी है तो पार्वती भी चतुर्भुजी होगी। तो जिस जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं वो जेंडर इक्वलिटी भी हमको शिल्प में देखने को। सर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सर, जो फीमेल गॉडेस है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन दंतेश्वरी मंदिर में मैं देख रहा हूँ दोनों मेल और फीमेल साथ में ऐसी, लेकिन फीमेल राइट साइड में, मेल लेफ्ट साइड में। तो ऐसा क्या है उसका? मुझे फोटो शेयर करिए, ठीक, मैं आपको शेयर उसका ढूंढने का कोशिश करूँगा। आमतौर पे
इस प्रकार की जो प्रतिमाएं होती हैं वो युगल प्रतिमाएं कहलाती हैं, और युगल प्रतिमाएं में देवी और देवता को एक दंपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और माना जाता है कि जो पत्नी भार्या वामांगी होती है, इसीलिए उनको वामांगी स्थान दिया जाता है। आपके अनुसार वो दक्षिण में है, दाईं ओर है, तो उसको एक बार देखेंगे, फोटो शेयर करेंगे। बहुत सारे कॉपर प्लेट्स हमको मिले हैं इस एरिया से। स्क्रिप्ट देखिए, बॉक्स एडेड है, फिर प्रोटोनागरी है ना, नागरी है। तो इस प्रकार से लिपियों का जो है विकास क्रम हमने वहाँ सामने लगा रखा है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सारे इंस्क्रिप्शन में सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन ये है जो वुड पे है, किरारी का वुडन इंस्क्रिप्शन। ये 2nd सेंचुरी एडी का है। तालाबों में लाट या स्तंभ लगाने की जो परंपरा रही है ये प्राचीन काल से रही है, और इसमें ये सातवाहन लिपि में ये पूरी पब्लिश है ना। इसमें जो उस समय अनुष्ठान हो रहा था, उस अनुष्ठान के अवसर पे राजा के जो अधिकारी पदाधिकारी थे उन सबके यहाँ डिजिग्नेशन दिए हुए थे। फिर ये रानी वास्टर जो लक्ष्मण मंदिर से मिला था वो शिलालेख है, बहुत से शिलालेख यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। समय हो गया है इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ये आप देखिए नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। आज जो हम अक्षर पढ़ रहे हैं है ना, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के समय जब ब्राह्मी लिपि आई, वहाँ से इस अ तक पहुँचने में करीब 1800 साल लगे। तो ये जो अक्षरों का यात्रा है 1800 साल का, ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग पीरियड में कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ है, और इनके अभ्यास से आप अभिलेखों को पढ़ना भी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ले सकते हैं ना, ये भी गूगल पे अवेलेबल है क्या भाई? हाँ कहना ये तो उसमें है। गूगल पे क्या ले सकते हैं? ये जो वो नहीं गया वाराणसी के पास अच्छा, नोएन कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ही शानदार है। ये सब ओरिजिनल ही है ना? हाँ ओरिजिनल है। रेप्लिका तो